Hello everyone, in this video we will discuss about photoelectric effect part 2। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या थे, इसकी वर्किंग क्या थी, इसके लॉज क्या थे, इन सब के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। पार्ट सेकंड में हम आज पढ़ेंगे कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो किस तरह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, तथा साथ ही आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी की हेल्प से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। और हम देखेंगे कि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, उसके डेरिवेशन को भी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। नाउ फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। हियर आर 3 failures which do not support the experimental results of photoelectric effect. First, the kinetic energy of ejected electrons depend on the intensity of light. According to classical wave theory, energy of wave is directly proportional to the intensity of wave। यानी कि जब एनफ इंटेंसिटी की लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉनों को वेव एनर्जी को अवशोषित कर बाहर निकल आना चाहिए था। इसके अनुसार जितनी अधिक इंटेंसिटी की लाइट होगी उतनी ही वेव एनर्जी ज़्यादा होगी। इस कारण उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इसके जस्ट ऑपोजिट है। और उसमें हमने देखा था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। सेकेंड फैक्ट है the ejection of electron from metal surface may occur by increasing the intensity of light no matter what the frequency of light is। means according to classical theory कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो और यदि हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें और उस सरफेस पर आपतित करें तो वेव एनर्जी का अवशोषण होकर इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होगा। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या कहते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से यदि कम फ्रीक्वेंसी की कोई भी लाइट हम यदि इस पे डालें तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में असफल रही थी। थर्ड वन है द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड इमीडिएटली, देयर इज टाइम लैग। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉनों में प्रकाश जो है लाइट है वो उसकी एनर्जी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वेव थ्योरी के अनुसार एनर्जी जो है पूरे वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और इलेक्ट्रॉनों को कुछ ना कुछ टाइम उसमें लगता है। सब इलेक्ट्रॉनों में इसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब करने में और उसको उत्सर्जित करने में या एमिशन करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या कहते हैं कि देयर इज ए नो टाइम लैग इन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्लासिकल वेव थ्योरी जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूर्णतः एक्सप्लेन करने में असफल रही थी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंडेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की नीड और इलेक्ट्रॉन एमिशन में टाइम लैग आदि को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल थ्योरी जो है वो फेल हो गई। अब हम देखते हैं कि आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी क्या है जिससे हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूर्णतः एक्सप्लेन कर पाएंगे। इन 1905 आइंस्टाइन ने
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन के अनुसार क्या था कि प्रकाश की ऊर्जा जो है उसके तरंगाग्र में ना फैली हुई होकर बल्कि उसमें क्वांटा के रूप में होती है, यानी कि रेडिएशन इज कंसिडर्ड एज ए शावर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड photons. The energy of each photon is E is equal to h nu, where nu is the frequency of that monochromatic light. Here h is the Planck constant, which value is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. आइंस्टाइन के इस क्वांटम थ्योरी से हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि लाइट की एनर्जी जो है फोटोन में निहित होती है। अतः जैसे ही प्राप्त एनर्जी का फोटोन किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो इसके एब्जॉर्प्शन होते ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, एमिशन होगा। अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन में कोई भी टाइम लेग नहीं होता है, क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी के प्रकाश की फोटोन की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एच न्यू होती है। अतः किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी के लाइट के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम काइनेटिक एनर्जी जो है प्रकाश की इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती है। इस प्रकार जैसे जैसे न्यू का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, एच न्यू भी बढ़ेगा। अर्थात कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। फर्स्ट इफेक्ट यहीं से एक्सप्लेन हो गया कि जैसे जैसे आप एनर्जी को इंक्रीज करोगे एच न्यू ई इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, साथ में इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो है टाइम लेग भी नहीं होगा और साथ ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। इसमें एक कंसेप्ट है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ गिवन मेटल। द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द मेटल। द वर्क फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एच न्यू जीरो इक्वल टू फाई या कुछ में आप इसको W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फाई इज इक्वल टू एच न्यू जीरो जो है आपका उस पर्टिकुलर मेटल के लिए क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन कहलाएगा। जैसे कोई भी एक मेटल सरफेस है उस पर क्या होगा, कोई ना कोई पोटेंशियल बैरियर होगा, तो उस पोटेंशियल बैरियर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए वो उस पर्टिकुलर मेटल के लिए क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन कहलाता है। और in photoelectric effect the absorption of one electron results into the emission of one electron from metal surface। इस प्रकार आइंस्टाइन का क्वांटम थ्योरी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करने में सफल रही थी। और ये आपकी न्यू जीरो जो है वो क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और एच न्यू जीरो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपका वर्क फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बाय कंसेप्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी। माना कि एक फोटोन है जिसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू है, और उसको हम किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी जो होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट, एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, इंसिडेंट फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू, और उसका वर्क फंक्शन जो है वो क्या है, फाई है। तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी ले रहा है प्लस वर्क फंक्शन फाई। तो ये क्या होनी चाहिए थी, टोटल एनर्जी होनी चाहिए थी एच न्यू। तो यदि यहाँ पे हम देखें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। तो यानी कि कितनी एनर्जी का आपने फोटोन इंसिडेंट किया, साथ में वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके मेटल सरफेस के पोटेंशियल बैरियर को एस्केप करने के लिए कुछ एनर्जी का
एब्जॉर्प्शन करेगा तो वो एनर्जी कितनी होगी आपकी फाई, या वर्क फंक्शन हो गया फाई, तो उसके पास जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी हो जाएगी। अब यदि हम मान लें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो है वो इक्वल टू है कितनी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो एच न्यू है वो कितना आपका एच न्यू ज़ीरो हो गया। तो यानी कि जितनी उसका वर्क फंक्शन है, अभी हमने पढ़ा था कि वर्क फंक्शन क्या है, एच न्यू ज़ीरो के बराबर, तो उतनी ही एनर्जी का दिए अपन फोटोन, या उतनी ही फ्रीक्वेंसी का दिए अपन फोटोन उस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करें, तो फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एच न्यू ज़ीरो माइनस फाई। तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम ज़ीरो हो गया, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो ज़ीरो, और इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमने क्या मानी है, न्यू ज़ीरो, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू ज़ीरो माइनस फाई। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन, यदि अपन इस इक्वेशन को क्या मान ले, 1, इस इक्वेशन में यदि हम वैल्यू पुट करें इसकी, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, फाई की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, एच न्यू ज़ीरो। तो हमने पहले इससे फर्स्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था कि फाई इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू ज़ीरो है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब यदि हम देखें कि हमारा जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो यदि V0 हो तो क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, EV0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के, तो वो कितना हो जाएगा आपका, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी हम क्या कर दें, स्टॉप कर दें, और हमारे उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है वो क्या हो जाए, हमारी ज़ीरो हो जाए, यानी कि जहाँ पे इंटेंसिटी जो है ज़ीरो हो जाए। हमने इस तरह का कुछ ग्राफ पढ़ा था, याद आ रहा हो आप लोगों को, कुछ इस तरह का हमने एक इसमें करंट, यहाँ पे हमने पोटेंशियल लिया था, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, करंट ली थी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ली थी। इसमें हमने ग्राफ खींचा था, तो कुछ इसको नेगेटिव में भी देखा था हमने इस तरह से। तो हमारे पास जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह का आता है, इस तरह का हमने देखा था कि वो एकदम से जो है करंट जो है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़ीरो नहीं होती, और इस तरफ देखते हो तो पहले वो इंक्रीज़ होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और फिर जो है वो सेचुरेट हो जाती है। इस तरह का कुछ पढ़ा था हमने, इंटेंसिटी हमने देखा था। तो यहाँ पे जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा हमें इतना अप्लाई करना पड़ेगा, तो EV0 इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो EV0 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो कितनी थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 के बराबर थी, जहाँ पे करंट क्या हो रही थी, ज़ीरो होगी। करंट ज़ीरो कब होगी, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे EV0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। तो यहाँ पे यदि हम देखें EV0 इक्वल टू जो लास्ट इक्वेशन थी अपनी, लास्ट इक्वेशन क्या थी, आइंस्टाइन वाली, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, EV0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। यदि इसमें से E अपन कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दें तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, V0 इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई V0। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल रही है। इस इक्वेशन को यदि अपन कंपेयर करें किसके साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यदि मैं इक्वेशन लिखूँ इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे इसमें देखते हो आप y और x में अपन ग्राफ खींचते हैं, जहाँ पे m जो होता है वो स्लोप होता है और c जो है इस पे
कट होता है कि वाई एक्सिस पे कहाँ से कांस्टेंट से इसको मिनिमम आप स्टार्ट करते हो। तो x बराबर 0 जो है y इक्वल टू क्या होगा आपका c होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो वहाँ पे y था, यहाँ पे वेरिएबल क्या है v0, ये वहाँ पे x था, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है न्यू क्योंकि हम चेंज करें जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी है, और न्यू ज़ीरो जो है उसका वर्क फंक्शन के क्रॉसपेंडिंग न्यू ज़ीरो फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे वेरिएबल न्यू है, तो यहाँ पे ग्राफ किसने भी खींचेंगे अपन v0 एंड न्यू के बीच में। तो h अपॉन ई वी न्यू माइनस h अपॉन ई न्यू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो स्लोप देख रहे हो आप इसमें वो कितना होना चाहिए h अपॉन ई, और c की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए माइनस h अपॉन ई न्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ हमने लिया फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी न्यू, और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका v0। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, v0 इज इक्वल टू h अपॉन ई न्यू माइनस h अपॉन ई न्यू ज़ीरो। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया v0 एंड न्यू के बीच में। तो यहाँ पे देख रहे हो आप स्लोप जो है वो कितना आएगा h अपॉन ई के बराबर आएगा, और यहाँ पे जो c है जो कट है इसका y एक्सिस पे वो कितना होगा माइनस h न्यू ज़ीरो अपॉन ई, या h न्यू ज़ीरो को अपन क्या लिख सकते हैं फाई, तो या इसको क्या लिख सकते हो माइनस फाई अपॉन ई। तो इस ग्राफ में देख रहे हो आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एक तो स्लोप सीधा सा हमारे पास क्या होगी ऑब्जर्वेशन होगी v0 और न्यू की, हम न्यू चेंज करते जाएंगे और उसके क्रॉसपॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट करते जाएंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा, जब भी हम देखेंगे एमीटर में क्या आ रहा है नो रिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी कि करंट जो फ्लो हो रही है उस सर्किट में वो क्या आ रही है ज़ीरो आ रही है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम पोटेंशियल नोट करेंगे। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी v0 को भी मिलेगी, और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू के बीच में हमें एक ग्राफ मिलेगा। उस ग्राफ का यदि हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप हमें पता है क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, तो डेल्टा v0 अपॉन डेल्टा न्यू। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हो इसका, जैसे कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं अपन और इस तरह से। तो ये आपका जैसे है, तो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको, v0 की वैल्यू यहाँ कुछ मिलेगी, यहाँ कुछ मिलेगी, इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ देखोगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप यहाँ देखोगे। इसी तरह से न्यू ज़ीरो के क्रॉसपॉन्डिंग न्यू की वैल्यू मिलेगी, साथ ही ये दो वैल्यू मिलेगी। तो दोनों का डिफरेंस निकाल के आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। ये h है और यहाँ e है, तो e तो आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि आप इसकी हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसकी हेल्प से आप प्लांक कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, h की वैल्यू पढ़ी थी, थ्योरेटिकल वैल्यू पढ़ी थी। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके v0 और न्यू की वैल्यू लेके ग्राफ बना के इन दोनों के बीच में प्लांक कांस्टेंट की जो है आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इसके अंदर। साथ ही आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इस ग्राफ को आप पीछे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है वर्क फंक्शन की वैल्यू मिल सकती है, फाई की वैल्यू निकाल सकते हो h न्यू ज़ीरो कि उस पर्टिकुलर मेटल के लिए कितना वर्क फंक्शन, यानी कि आपको मिनिमम कितनी एनर्जी दोगे कि आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगे उस सरफेस, उस मेटल सरफेस से एमिशन होने लग जाए। तो इस तरह से आप इससे फाई भी निकाल सकते हो। अब हम देखें द एनर्जी ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी न्यू जो होती है वो क्या होगी E इक्वल टू एच न्यू होती है। जब न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट की इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी क्या कह सकते हैं हम कि इंटेंसिटी जो है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है, यदि नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो यदि n है तो इंटेंसिटी I इक्वल टू क्या हो जाएगा NH न्यू हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी I में I को इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटोन भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे।
तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, इसका मतलब कि जो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें भी क्या होगा, वृद्धि होगी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि इंटेंसिटी इंक्रीज की तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए तो यानी कि क्या, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यदि करंट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी है वो रेडिएशन को क्या मानती है, क्वांटीकृत मानती है, और उसने जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी जो है वो फोटोन के रूप में या क्वांटा के रूप में मानी थी। और हमने देखा कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके सारे रिजल्ट्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर पाई। तो हमने देखा कि इन दोनों लेक्चर्स में कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके लॉज क्या थे, किस तरह से क्लासिकल जो थ्योरी थी वो इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, और फिर किस तरह से आइंस्टाइन ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी और उसकी हेल्प से उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूर्णतः एक्सप्लेन किया था। और उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन भी दी थी जिसकी हेल्प से हम प्लांक कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं तथा वर्क फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके सारे जो लॉज थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसको भी उसने एक्सप्लेन किया था। थैंक यू।